नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। न्यायपालिका का कर्तव्य केवल कानून की रक्षा करना नहीं, बल्कि सत्य और नैतिकता की रक्षा करना भी है। इसीलिए न्यायपालिका को जनता की उम्मीदों का दर्पण बनना चाहिए, न ही किसी विशेष वर्ग के हितों का रक्षक। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। ये जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। जहाँ तक नज़र डालिए वहाँ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये बंडल दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज यशवंत वर्मा के घर के पास से स्टोर पे मिले हुए हैं। इस वीडियो को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। वीडियो के साथ ही इन जले हुए नोटों की कुछ तस्वीरें भी हैं। जब से ये खबर और वीडियो सामने आई हुई है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। गांव-गांव में यह बात फैल तो गई है कि एक जज के घर के स्टोर रूम से नोटों का बंडल मिला हुआ है। जलते हुए नोट पाए गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पता लगा है कि उनके बंगले के बाहर भी कुछ जले हुए नोट मिले हुए हैं। इस वीडियो को देखकर लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जज के घर के स्टोर में नोट किसकी है, कहाँ से आया, कौन लेकर आया, कितना लेकर आया, यह सब जांच से तुरंत ही सामने आना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या जस्टिस वर्मा स्वतंत्र भारत के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस बन जाएंगे या निर्दोष साबित होंगे, ये तो समय ही बताएगा। क्या आप तैयार हैं एक और शेरलॉक होम्स बनने के लिए? तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जासूसी केवल दूसरों की बातें सुनना नहीं बल्कि अनसुनी बातों को समझना भी है। और ये पूरा का पूरा अगर मामला है बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कई तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने निकल के आ रही है, तो इसमें आप भी अपना अप्रोच लगा सकते हैं अपने समझदारी के माध्यम से। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। देखा जाए तो एक घटना बिल्कुल ही थ्रिलर मूवी बन चुकी है, जिसमें काफ़ी सारे किरदार हैं, बहुत सारे लूप होल है। जैसे कि सरकारी बंगला, इसमें गार्ड के साथ साथ दमकल अधिकारी अतुल गर्ग, जिनका बयान 2 बार बदला जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आयुक्त इसके हाथ बंधे हुए हैं या फिर ये बचाव करने की कोशिश कर रही है। वहीं देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि यहाँ पे जस्टिस वर्मा के स्टेटमेंट और जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भी ट्रांसफ़र किया हुआ था, उसमें भी कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और एंगल आ रहा है कि कहीं कोई राजनीतिक पार्टी तो इस पे इन्वॉल्व नहीं है, कहीं तो कॉलेजियम व्यवस्था हटाने का तो प्लान नहीं है। क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच ये मामला चलता रहा है, कंट्रोवर्शियल इशू बनते रहा है। और कॉलेजियम व्यवस्था अगर हटाने का प्लान है तो इसके जगह देखा जाए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को लाने का प्रयास तो नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे आप लोगों को ठीक है समझना होगा। हर एक एंगल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे सवाल जो है यहाँ पे मैंने राइज किया हुआ है, कई सारे वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी मैंने पिकअप किया हुआ है। तो बिल्कुल मेरे साथ आप लोग बने रहिए, एक एक करके देखिए, उसके बाद से आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वीडियो को ध्यान से देखिए। 500 रुपए के नोट जलते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है, 2 बार मैं इस वीडियो को दिखा चुका हूँ। इस वीडियो की लाइटिंग पर गौर कीजिए। सोचिए, आग बुझाने गई टीम के पास क्या टॉर्च या रोशनी की बेहतर व्यवस्था नहीं थी? छोटी मोटी यहाँ पे टॉर्च है जो एक ही जगह पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। इसमें एक सफाई जो कर्मी है पूरी तरीके से साफ करते हुए भी नजर आ रहा है। वीडियो में पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि जब हो ही रहा है तो एक ही जगह क्यों? एक होता है ना, जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो आसपास की चीज़ों को भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही टू द पॉइंट किया गया है। इस तरह से क्यों नहीं दिखाया गया ताकि पूरा कमरा नजर आए, जब वीडियो में एक यहाँ पे फ़ोन भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा सवाल है कि यही एकमात्र क्लिप है या कई फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है? कहा जा रहा है कि 3 बोरी नोट बरामद हुए हैं, लेकिन 3 बोरी की बात तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दस्तावेज में नहीं है। ना ही इस वीडियो से साफ होता है कि यहाँ 3-4 बोरियां हैं और 3 बोरियों में नोट मिले हैं। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3-4 यहाँ पे अदली बोरियां मिली हुई है, तो फिर उनका वीडियो कहाँ है?
क्या उन अधजली बोरियों का वीडियो बनवाकर एक साथ अपलोड नहीं किया जा सकता था? ऐसे बहुत सारे देखिए यहाँ पे जो सवाल है पैदा हो रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब मिल रहा है तो नीचे आप कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो हर एक जगह मैंने यहाँ पे कुछ न कुछ सवाल उठाने का प्रयास किया है, कई सारे विभिन्न ठीक है जो भी रिसोर्सेस है उसके माध्यम से। अब यहाँ पे हम लोग घटना को समझने का प्रयास करते हैं। खबर है 14 और 15 मार्च के दरमियान होली की रात थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में 11:35 के आसपास आग लगने की सूचना मिलती है। उस वक्त देखा जाए तो वर्मा साहब खुद अपनी पत्नी के साथ भोपाल गए हुए थे। घर पर उनकी बेटी और बुजुर्ग माँ थी। उसी वक्त पता चला कि बंगले में जो सर्वेंट क्वार्टर है उसी के स्टोर रूम में आग लग गई है। खबर लगते ही वर्मा साहब के पीए ने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। वर्मा साहब को भी इन्फॉर्म किया गया। ये सब कुछ 14-15 जो मार्च की यहाँ पे रात में ही हुआ। 14 की देखा जाए तो रात में, 15 के देखा जाए तो सुबह में। हैरानी की बात है कि शुरू के 4-5 दिन तक कोई खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। फिर खबर आती है अचानक, यहाँ पे देखेंगे तो 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिला था। काफ़ी नोट जल गए थे। इस आगजनी में तो वर्मा साहब के बंगले के स्टोर रूम में नोटों से भरे हुए बैग रखे हुए थे और उन बोरों में आग लग गई थी। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए कि फायर जो सर्विस चीफ अतुल गर्ग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम को आग बुझाने के दौरान कोई कैश नहीं मिला हुआ है। फिर 22 मार्च को कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। कहा कि इसका कैश जो भी घटना हुई है इसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, फॉर्मल रूटीन को फॉलो किया जा रहा है। 22 मार्च को सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी गई यहाँ पे, जिसके हेड यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया गया। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि 23 मार्च को इंटरनल जांच की रिपोर्ट सामने आई। जले हुए नोटों की वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक की गई। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। वर्मा साहब ने कहा यह सब झूठ है। जब आग बुझाई गई थी तब वहाँ नोटों की बोरियां नहीं थे। ये सब मुझे फंसाने की चाल है। अब यहाँ पे कुछ सवाल एराइज होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर आग बुझाने के दौरान कैश नहीं मिला। दिल्ली फायर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का बयान यहाँ पे आया हुआ है। मगर जब मामला आगे बढ़ा तो वो अपनी बात से पलट गए। नीचे एक और मैंने न्यूज़पेपर का कटिंग लिया हुआ है कि हालांकि अब अतुल गर्ग ने इन बयानों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई द्वारा चलाई जा रही जो बातें बताई जा रही है वह मेरा बयान नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल तो ज़रूर पैदा होता है कि पहले ऐसा बयान क्यों, इसकी भी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, पुलिस आयुक्त ने चीफ जस्टिस को क्या बताया। चूँकि दिल्ली चीफ जस्टिस को मिला हुआ था पूरा इंटरनल जांच करने के लिए। उसमें यहाँ पे ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में भी मैंने पूरे इस लेटर को दिखाया हुआ था कि आग लगने की पीसीआर कॉल निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर से की गई थी, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के नाम से पंजीकृत रहे। उन्हें घर के एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी थी। अग्नि विभाग को कोई अलग से कॉल नहीं की गई थी। सूचना स्वचालित रूप से DFS को चलाई गई थी। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की यहाँ पे जो धारा है 326 के तहत आगजनी का मामला क्यों दर्ज नहीं किया। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी या किसी शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटना के चलते लगी थी। घर में आग नहीं लगी, लेकिन कैंपस के इस स्टोर में आग लगी जो बिल्कुल ही घर से सटे हैं। कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से लगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को 326 के तहत यहाँ पे कोई न कोई मामला दर्ज यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपरों के द्वारा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर तो बचाव का कवच नहीं दे दिया जज साहब को, क्योंकि जज साहब के तो पास पावर है। जज साहब के खिलाफ FIR डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए फिर यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेजियम की परमिशन लेनी पड़ेगी, CJI की परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना तो पावर होता है जज को। अब यहाँ पे समझिए, क्या आपको इस वीडियो में साफ साफ नोट दिखाई दे रहे हैं? बार बार मैं दिखा रहा हूँ, सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि यह नोट असली है या नकली, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है इसी तरीके के यहाँ पे जारी की गई है।
इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर कोई नकदी थी तो वह कब और किसके द्वारा स्टोर में लाकर रखी गई थी, यह नकदी किसकी है। किसी ने यह नहीं पूछा कि नोट जलने का वीडियो दिखाया जा रहा है, वहां से पुलिस ने कितने नोट बरामद किए, यहाँ से नोट किसने उठाए, नोट कहाँ रखे, कहाँ जमा किए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं कि नहीं भेजे गए हैं, ऐसी कोई बहुत अधिक पर्याप्त सूचनाएं अभी नहीं मिल रही है। 15 मार्च 2025 की सुबह अगर कोई जले हुए नोट या सामग्री थे तो फिर उसको किसने हटाया। अगर नोट बरामद हुए हैं तो उन्हें जस्टिस वर्मा के परिजनों को क्यों नहीं दिखाया गया। सिंपल से जाको दिखा देते, जैसे कि वे दावा भी कर रहे हैं। बरामद किए गए जले हुए नोट कहाँ है, क्या उन्हें जब्त किया गया, अगर नहीं तो क्यों नहीं, यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया। स्टोर हाउस में प्रवेश और निकास के सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, क्योंकि वो लुटियंस दिल्ली का इलाका है, खुद आप समझ सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की कोताही तो नहीं बरती जा सकती है। खैर यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी करते हुए पूरी की पूरी अपनी रिपोर्ट CJI को यहाँ पे सौंप दी। देख पा रहे हैं दिनांक 14 मार्च 2025 को रात्रि 11:43 बजे एक PCR कॉल के माध्यम से सूचना मिली। इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था। उक्त कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अर्धजली बोरियां मिली हुई है, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हुए हैं। इस रिपोर्ट को सौंपा गया है जस्टिस, यहाँ पे देख पा रहे हैं, DK उपाध्याय के द्वारा, जो कि वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो DK उपाध्याय की रिपोर्ट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा का, जैसे मैंने बताया था, आनन फानन में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह देखा जाए तो बहुत सारे लोग, कई सारी न्यूज़ मीडिया सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा रही है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, नॉर्मल रूटीन का हवाला दिया गया था, आखिर उसी समय क्यों। क्योंकि शुरू में रूटीन ट्रांसफ़र बताया गया, लोगों ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है। खुद आप सोच के देखिए, अगर किसी जज के यहाँ से नोटों के बोरे मिलते हैं तो उस पर एक्शन लेने के बजाय क्या उसकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह किया जाएगा, बात यहीं क्या ख़त्म हो जाएगी। और इसी का विरोध देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के द्वारा भी उठाया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चूंकि जो भी यहाँ पे DK उपाध्याय के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बेसिस पे देखेंगे तो 23 मार्च को रिपोर्ट सामने आई, अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। जले हुए नोटों की वीडियो के साथ 3 तस्वीरें पूरी तरीके से पब्लिक की गई। यहाँ पे देख पा रहे हैं यशवंत वर्मा को उस समय जुडिशियल काम देने से मना कर दिया गया। ज़्यादा विवाद जब बढ़ गया तब यह भी कहा कि इनकी 6 महीने की कॉल्स डिटेल निकाली जाएगी, साथ में इनके बैंक खातों की जांच की जाएगी। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा ने किस किस से बात की, इन सब की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। इसमें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दस्तावेजों में यह नहीं बताया कि नोटों से भरी कितनी बोरियां बरामद हुई है, जो कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट के CJI ने बताया हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है, DK उपाध्याय ने, चीफ जस्टिस ने बताया हुआ है कितने जले हैं, कितने नोट मिले हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी उसको, ठीक है, पूरी तरीके से पब्लिकली नहीं करना चाहता हो। साथ ही देखेंगे तो उनके विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन की गई है। यह कमेटी इन हाउस की जांच का हिस्सा है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश यहाँ पे जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। मगर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने में जाहिर सी बात है समय लगेगा ही लगेगा। आज से देखा जाए तो पूरी तरीके से इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के बाद आगे क्या यहाँ पे, तो CJI संजीव खन्ना के 3 सवाल है। किससे है, तो इनसे है यहाँ पे यशवंत वर्मा से, कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा यह भी बताएंगे कि उसका सोर्स क्या है। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। साथ ही ये आदेश दे रहे हैं, 3 आदेश, कि जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की भी डिटेल्स दी जाए। पिछले 6 महीनों में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वे अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा किसी भी प्रकार का डिलीट ना करें। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठ रहा है, क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जब वे दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं
तो 2 दिनों के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र ही क्यों किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इससे पहले कोर्ट ने तबादला क्यों किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी बहुत सारे न्यूज़ मीडिया हैं उसके द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है और ये सवाल उठाया जाना भी पूरी तरीके से देखा जाए तो लाजमी है। अब इसमें देखेंगे तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन का जो पक्ष है आया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार संघ ने कहा कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है, हम कोई डस्टबिन नहीं है कि जो तुम लोग अर्थात सुप्रीम कोर्ट जब चाहे यहाँ पे लोगों को डंप कर दे। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कि 22 मार्च की रात जब सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों को सार्वजनिक किया, तब यह भी बताया गया कि जस्टिस वर्मा को सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार संघ का दावा है कि 22 बार एसोसिएशन का देश भर से उन्हें समर्थन प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं देखा जाए तो बोला जा रहा है, मतलब देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच बिल्कुल ही एक आर पार की लड़ाई होते हुए दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो आज यानी 25 मार्च को जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश से खफा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को सांकेतिक विरोध भी जताया, फिर न्यायिक कार्य तक नहीं किया। क्या हम इस तबादले को लेकर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी राजनीति देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस तरह का इतना बड़ा जो कंट्रोवर्सी है पूरा देश देख रहा है। क्या लोगों का विश्वास नहीं टूट रहा है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के खिलाफ जंग का ऐलान पूरी तरीके से कर दिया है। एक रेजोल्यूशन तक पास कर दिया गया है कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस रिकमेंडेशन को, ट्रांसफ़र वाले रिकमेंडेशन को सरकार पूरी तरीके से वापस कर दे। क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया हुआ है, सरकार पे विश्वास है, ये समय आ चुका है। ऐसे ही देखेंगे तो एक से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के द्वारा यहाँ पे कहीं न कहीं स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अब जो यह सवाल इलाहाबाद बार एसोसिएशन से भी यहाँ पे पूछा जाए कि 15 करोड़ रुपए होने के बाद उन्हें कहाँ से पता चली। क्योंकि इस तरह की मतलब होता है ना कि न्यूज़ में कोई बातें आए और उसी के बेसिस पे बिना कोई जाने इतना बड़ा हाई कोर्ट, समझ पा रहे हैं यहाँ पे पूरा बार एसोसिएशन के अगर वहाँ पे अध्यक्ष इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे रही है तो ये भी एक पूछने का मुद्दा बनता है कि आपको ये बातें कहाँ से पता चली। न्यूज़ में तो हर तरह की बातें दिखाई जाती है, उसके पीछे क्या आपने किसी भी प्रकार की इंक्वायरी की, उसकी सत्यता पे जांच की? क्योंकि यही इंजाम जस्टिस वर्मा के द्वारा लगाया जा रहा है कि बिना पूछे पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो जस्टिस वर्मा की भी इसमें सफाई आ चुकी है। जस्टिस वर्मा ने अपने सफाई में लिखा है कि जब उन्हें वीडियो दिखाया गया तो हैरान रह गए, उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना तो उनको लग गया कि मुझे हर हाल में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पत्र में देखा जाए उनके द्वारा लंबा चौड़ा पत्र यहाँ पे लिखा गया है सीजेआई को। तो जस्टिस वर्मा लिखते हैं कि यह जो घटना है वो पीछे की कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे बता रहे हैं कि दिसंबर 2024 में उन्हें सोशल मीडिया में बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें चलाई गई। हालांकि ये मैं सब नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरा कंपाइल करके सोचना और समझना इसमें आपको है। इसी पत्र में जस्टिस वर्मा यहाँ पे लिखते हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, कि जिस कमरे में आग लगी पुलिस और फायर विभाग के लोग जाते वक्त बताकर नहीं गए कि वहां से नोट बरामद हुआ है। चूंकि फायर ब्रिगेड के आने के बाद से कुछ ही समय बाद पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी और ना ही हमने जाकर वहां देखा कि नोट मिला है। मेरे स्टाफ को जले हुए नोट के अवशेष तक नहीं दिखाए गए हैं, जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको पूरी तरीके से। एक वहां पे आग कर्मी भी दिखाई दे रहा होगा। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस कमरे में नोट मिलने की बात कही जा रही है यह कमरा यही है उनका घर। देख पा रहे हैं कितना, समझ रहे, लुटियंस दिल्ली का एक इलाका है कि वह जो कमरा है मेरे घर से थोड़ा सा अलग है। यह स्टोर रूम है जहाँ पे कबाड़ का सामान है। उसमें देखेंगे तो CWD का सामान, जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का सामान रहता है,
ताला बंद नहीं रहता है, कोई भी इस कमरे में आ जा सकता है। ये बोला जा रहा है यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा। मेरे निवास और इस कमरे के बीच एक दीवार भी है, तो यह पूरी तरीके से अलग है, इसमें कोई भी जा सकता है, तो ऐसी जगह पर कोई नोट क्यों रखेगा। हालांकि इनकी भी बातों पे थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इसमें मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है। जहां पर मैं और मेरा परिवार निवास करते हैं उस हिस्से से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा कि कमरे को लॉक नहीं किया जाता था और जलने के बाद जो भी सामान यहाँ पे बचाने लायक था उसे उनके स्टाफ ने अलग निकाल लिया है और वे अभी भी उनके घर के कैंपस में मौजूद है। अब यहाँ पे एक बड़ा जो सवाल उठता है यहाँ पे सैलरी पे, जैसे कि 1.25 लाख, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2.25 लाख के आसपास हाई कोर्ट के जजों की सैलरी यहाँ पे हो चुकी है। तो इतनी तनख्वाह पाने वाले एक जज के घर से अगर 15 करोड़ बोरों में मिल जाए तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इस तनख्वाह पर अगर आदमी बिना 1 रुपया खर्चा किए 40, 45, 50 साल तक अगर नौकरी करता रहे तो भी वो 15 करोड़ नहीं बचा सकता। दूसरी बात, अगर साजिश की भी थी तो यह जरूर पता लगाना चाहिए कि जज साहब का या फिर जज साहब का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए 15 करोड़ रुपए बोरों में भरकर आग लगा सकता है। बताइए, फंसाने वाला समझ रहे 2 करोड़ भी जला सकता था, थोड़ा बहुत सिंबॉलिक रूप में भी जला सकता था, लेकिन 15 करोड़ जला दिया। बोरों में भर के आग लगा सकता था पूरा का पूरा कि जल कर राख हो जाए। अगर उसे फंसाना ही होता तो वह स्टोर की बजाय घर के अंदर भी रखवा देता, उसमें जाके फिर आग लगवाया जा सकता था। अगर आप जस्टिस वर्मा की नज़र से देखें तो यह मामला काफ़ी ही देखा जाए तो सीरियस लगता है। क्या हाई कोर्ट की किसी जज को इस तरीके से फंसाया जा सकता है, वो भी इतने बड़े, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है वो, जहाँ पे इतने हाई प्रोफाइल के सब CCTV कैमरे से लेके सेफ्टी सिक्योरिटी, समझिए ना, वो मतलब पूरे स्पेशल कैटेगरी में वे लोग हैं। तो वहाँ पे यह हाल है तो आम लोगों की यहाँ पे क्या ही पूछना। अब यहाँ पे इस वक्त देखा जाए तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है। नोटों का जो यह वीडियो आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं, ठीक है, केवल कमरे का है। क्या इस नोटों की राख को या कथित रूप से आग लगने के बाद निकाली जा रही बोरियों का वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है? यानी जब इस कमरे से निकाल कर ले जाया जा रहा होगा तो क्या उसका वीडियो नहीं होगा? ऐसा कोई वीडियो नहीं है। किसी जज के घर से नोट मिलेगा तो उसको सही तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई गई? ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस वर्मा के घर का वीडियो भी जारी करना चाहिए ताकि जनता देख सके उनके घर और स्टोर वाले कमरे के बीच कोई दीवार था या नहीं था। क्या वहाँ कोई भी आ जा सकता है कि नहीं आ जा सकता है? बहुत सारी देखिए अभी पूरी न्यूज, सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरा ठीक है, ये न्यूज चल रहा है, सबको जिज्ञासा है जानने की। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे पहले आप लोग एक बात को और देख लीजिए। क्या सरकार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है? देखा जाए तो जब से जस्टिस वर्मा के घर के कैंपस में स्टोर से नोटों के जलने का वीडियो सामने आया है, यह सवाल उठ रहा है कि सरकार इस न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के अवसर के रूप में देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, मैंने इनका नाम हायर भी नहीं किया है, नाम है इंदिरा जयसिंह, ने एक संपादकीय ट्वीट किया है। यह संपादकीय ट्वीट देखेंगे तो लिफट नामक, देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे, लिफट नामक वेबसाइट पर लिखा गया है। इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। इन्हीं में से कुछ सवालों को मैंने पहले भी जहाँ जगह, ठीक है, प्लेस करके पूछा हुआ है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कॉलेजियम को लेकर बहस चलाई जा रही है। जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, पारदर्शिता नहीं है। इसको लेके देखेंगे तो हरीश साल्वे जो, ठीक है, एक से एक भारत के टॉप जज है, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने अलग अलग तरीके से कहा है कि कॉलेजियम ठीक यहाँ पे नहीं है। नोटों के बंडल मिलने के बहाने क्या न्यायपालिका में सरकार दखल देने की तैयारी कर रही है, या फिर जो भी न्यायपालिका के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही उनको फंसाना चाह रहे हैं? कई तरह की देखिए कॉन्स्पायरेसी थ्योरी निकल के आ रही है। इसमें वे सत्ता पक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष से भी मिल रहे हैं।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एनएसजी की वकालत करने में लग जाते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक करार दे दिया है। क्या यह बहस इसीलिए चलाई जा रही है ताकि न्यायपालिका की जो भी स्वतंत्रता जिस रूप में है उस पर धावा बोला जा सके? ये तो यहाँ पे समय ही बताएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का देखा जाए बचा हुआ जो कार्यकाल है और उनके बाद होने वाले चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है, इस बहस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। न्यायपालिका की समस्याओं पर सरकार चिंतित है, सरकार के राजनीतिक समर्थक चिंतित है। इस चिंता की भी अपनी राजनीति हो सकती है। आपको देखना चाहिए कि कब बहस चलाई जा रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। निशाना क्या है? क्या वाकई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सरकार विगत सरकारों की तुलना में कुछ ज़्यादा सक्रिय है? यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे उठाना स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि अभिजीत गांगुली। यहाँ पे मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर कॉलेजियम पे बात चल रही है उसके बेसिस पे ये सब मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। आपको याद होगा अभिजीत गांगुली ने कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद से लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत भी गए। तब किसी ने नहीं कहा कॉलेजियम को लेकर बहस करने की ज़रूरत है, कुछ रूल रेगुलेशन वहाँ पे लाया जाए। उसी तरीके से देखेंगे तो जज चितरंजन दास, आपको याद है, ठीक है, अभिजीत गांगुली ने कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, ठीक है। और ठीक वैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे जो जज चितरंजन दास है कोलकाता हाई कोर्ट के, एक और जज चितरंजन दास अपने रिटायरमेंट भाषण में कहा कि उनके व्यक्तित्व को ढालने में आरएसएस का रोल रहा है। मैं संघ के प्रति कृतज्ञ रहा हूँ। 37 साल दूर रहा, मगर अपने इस रिश्ते के कारण मैंने अपने कार्यकाल में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया हुआ है। ये रिटायरमेंट के समय इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे मगर जस्टिस दास ने यह भी कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और आरएसएस का ही सदस्य हूँ। इसमें भी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा बताया जा रहा है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि कॉलेजियम की प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही जस्टिस वर्मा के घर के कैंपस में नोट मिलने की खबर आई तो यह बहस चलाने की कोशिश की जा रही है कि कॉलेजियम में परिवर्तन लाना होगा। कॉलेजियम का देखिए सवाल है, अलग है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है, लेकिन इस सवाल को उठाना इसी वक्त क्यों इसको उठाया जा रहा है? क्या जस्टिस वर्मा के बहाने कुछ और किया जाना है? इतना तो संदेह देखिए किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफ़ी घुमावदार लग रहा है। वे निर्दोष है या दोषी है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और आगे की जांच के फैसले से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तबादला करके फिर से इस बहस को छेड़ दिया है। फिर से जनता सारे सवालों को लेकर चौराहे पर आकर खड़ी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली पुलिस को मुकदमे दर्ज करने का यहाँ पे आदेश दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि दिल्ली पुलिस को मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इसमें चूंकि हुआ क्या है कि एक याचिका दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई, इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। याचिका में के बीरा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि किसी भी मौजूदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श करना आवश्यक होगा। अभी इतना आपको समझ में आ गया। इस याचिका में कहा गया है कि समिति को इस तरह की जांच करने का अधिकार देने का निर्णय शुरू से ही यहाँ पे निरर्थक है। इनके द्वारा आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है क्योंकि कॉलेजियम जो शीर्ष अदालत है खुद ही ऐसा देने का अधिकार नहीं दे सकता जब संसद या संविधान ने ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया है। याचिका में आगे भी कहा गया है कि जब अग्निशमन, इसके अलावा यहाँ पे अग्निशमन बल है, पुलिस है, इसने आग बुझाने के लिए अपनी सेवाएं दी तो यह बीएनएस के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के तहत इसको, ठीक है, मामला दर्ज करना चाहिए। इसमें दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है कि वह मुकदमा दर्ज करे। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि सीधे यहाँ पे जस्टिस वर्मा पे, बल्कि इस पूरे के पूरे मामले को क्या कहाँ हुआ। जैसे एक नॉर्मल घर में आग लग जाती है तो काफ़ी वहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस चीज़ को आपको समझना भी होगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या भारत की न्यायपालिका वास्तव में भ्रष्ट है?
दोनों ही पक्षों को मैं रख रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग से सही चीज़ों को समझ पाए, सही समय में अपना सही जो भी ठीक है परसेप्शन है उसको यहाँ पे बना पाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो 24 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में लिखा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने खुद संसद में बताया था कि 2022 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ करप्शन की 1600 शिकायतें मिली है। जी हाँ, 1600 शिकायतें। मगर ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है इनमें से किसी एक के खिलाफ जांच की गई है या जांच नहीं की गई है। तो सबसे खतरनाक बात यह ही है कि इसमें लोगों को शक पैदा हो रहा है कि इस मामले में भी कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, तो क्या पता कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। दूसरा, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी एडिटोरियल में लिखा गया है कि आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, इम्पीचमेंट उनके खिलाफ नहीं किया गया है, मगर आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका। ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता ही उठता है। ठीक है, अब एक और ठीक है एग्जाम्पल से आप लोग समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। इनका नाम है, देख पा रहे हैं, चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी। यही है संजीव बनर्जी। इनके द्वारा बताया गया कि एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत की थी कि हाई कोर्ट के कुछ जज बहुत ही करप्ट है और इन जजों के हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शन भी है। संजीव बनर्जी ने कहा कि इस शिकायत के बाद उल्टा उनका ही ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय, सोचिए, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया। अब आप खुद सोचिए, अगर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बोल चुके हैं कि हाँ कुछ तो कुछ जुडिशरी में करप्शन है, मेरे पास सबूत भी है, लेकिन हुआ क्या, जब ये बोले तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि जुडिशरी में जो लोग करप्ट बैठे हैं उनसे लड़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है। एक और मामला मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं जस्टिस काटजू, नाम भली भांति आप लोग परिचित होंगे इनसे। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस काटजू ने 2015 में खुद कहा था कि हायरी जुडिशरी में बैठे 50 जज करप्ट हैं। जी हाँ, कितना, 50 जज यहाँ पे करप्ट है। ये बात वो इंसान बोल रहा है जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 50 पर लोग सच में भ्रष्ट हैं, सोचिए, वो अगर करप्ट है तो आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को सजा क्यों नहीं मिली? जब यहाँ पे देखा जाए तो एक से एक बड़े नेता जेल जा चुके हैं, बड़े से बड़े संत देख पा रहे जेल जा चुके हैं, अरबपति, ठीक है, अभिनेता को जेल हो गई है। ऐसे तमाम सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर सिर्फ भ्रष्ट जजों को ही ये दिवाली बोनस क्यों मिल रहा है? अभी तक आपने तो ऐसा नहीं सुना होगा कि ये जज गया जेल गया। कोई बताएगा? पूरी तरीके से सिस्टम को लग रहा है कि मजाक बना के रख दिया गया इन लोगों के द्वारा। हम यहाँ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, अब हम अगर लोअर जुडिशरी की बात करने लगेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएंगे। याद होगा, अतुल भाई साहब है ये, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष जी का मामला आप लोग जरूर याद होगा। उन्होंने लास्ट ईयर में अपनी बीवी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अतुल ने अपने आखिरी नोट में साफ साफ लिखा था कि इस मामले को देख रही यूपी की एक जज, देखिए यहाँ पे लोअर जुडिशरी, एक जज उनकी वाइफ और घर वालों से मिली हुई है और ये लोग लगातार उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर जज ही पैसों के लालच में आप ही के खिलाफ साजिश करने लग जाए तो आम आदमी कहाँ जाएगा? इंसाफ उसको कैसे मिलेगा? एक कुछ हजार का जुर्माना ना भर पाने के कारण न जाने कितने गरीब लोग सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं। यहाँ पे देखा जाए 2010 में जुडिशरी बिल भी यहाँ पे पेश किया गया था, मगर इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाता तो जजों को उनके एक्ट के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाता। हायर जुडिशरी में मौजूद करप्शन पर लगाम लगती, मगर अभी तक ये नहीं हुआ है। इसके अलावा लोग न्यायिक लोकपाल लाने की भी बात करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बजाय यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर उसके थ्रू जजों को सिलेक्ट करने की भी बात की जाती है। और जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि अभी जजों पर जो महाभियोग लगाने का सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है, जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि इन सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए।
हैरानी है कि जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात तो इतने टाइम से हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसका देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न होता है, जो आदमी पावर में बैठा होता है उसे ये पसंद नहीं आता है कि कोई उसे कंट्रोल करे। ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक तरफ का एक पूरा पूरा एक नेक्सस यहाँ पे बन चुका है, जिसमें तमाम बड़े बड़े लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सारे लोग बड़े लोग एक दूसरे को देखा जाए तो प्रोटेक्ट करते हुए नज़र जरूर आते हैं। इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या इतनी सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद आप शेरलॉक होम्स बन पाए, किसी अपने निर्णय पे पहुँच पाए? अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसी डिटेल्स एनालिसिस के साथ, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।